है, सांठगांठ कर रहा है, अब क्या? अरे जी, पहली बात यह है कि पूरे दुनिया में बहुत ही कम न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने इस चीज को कवर किया कि चाइना ने अभी डिप्लोमेसी में एक पकड़ बनानी शुरू कर दी है पूरे दुनिया में। मामला क्या था? हमास जो है वो अकेली एक हमास नहीं है, वहां पर 17 तरह के हमास की फैक्शंस हैं। इन सबको इकट्ठा किया, चाइना में बुलाया और इनको एक पाठ पढ़ाया हमास के लोगों को। आपको आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। आप सभी डोमिनेंस की बात करते हैं कि पैलेस्टीन के इस एरिया में आप दिखाइए, देखिए जी, हमने इसराइल को घुटनों पे ले आए हम लोग। आप आपस में ही डोमिनेंस के चक्कर में लड़ते जा रहे हो, जरूरत नहीं है। आप सारे जब इकट्ठे हो जाओगे तो आप इतनी बड़ी फोर्स बन सकते हो कि नेटो जैसे वो भी आप जो है माँ का दूध याद दिला दोगे। आप आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, आप इकट्ठे हो जाइए। आपको इकट्ठे करने में मैं एक रोल प्ले कर सकता हूं। और चाइना ने 3 दिन में बैठकर इनसे एक इकट्ठे करवाया, हमास के सारे फैक्शंस को। 17 तरह के फैक्शंस हैं, इकट्ठे कर दिया। अब वो वहां पर जाकर अब पूरी ताकत से लड़ने की बात बोलते हैं। उसके अंदर हिजबुल्ला को भी जोड़ दिया है हमास के साथ, कि हिजबुल्ला हो, हमास हो, ये यहूदी हो, ये सबको लगाकर इन्होंने अभी क्या करना है, इसराइल के ऊपर एक कॉमन अटैक करवाना है। उसके ऊपर मुहिम शुरू कर दी। एक तो काम वहां पे सेपा कर दिया। दूसरी तरफ से तालिबान के गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, उसको बोलते हैं अफगानिस्तान कॉपर गैम्बल। अब मामला क्या है? अफगानिस्तान को बोल दिया भी आपको वेस्टर्न वर्ल्ड ने घुटनों पे ले आए हैं, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं की जा रही, मैं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करता हूं। अब आपको मालूम है कि चाइना कभी भी फ्री में किसी को 1 रुपया भी देता नहीं है। उसके बदले में उन्होंने बोल दिया कि आपके पास यहाँ पर रिजर्व्स हैं बहुत ज्यादा, 2 चीजों के। एक है ड्रग्स के, जो आप यहाँ पर उगाते हैं। दूसरा, आपके पास यहाँ पर कॉपर के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। आप एक काम कीजिए, ये जो सारी माइनिंग का काम है ये सारा मुझे दे दीजिए, मैं उसके बदले आपको पैसे देता हूँ। और ये जो माइनिंग का काम है पिछले 16-20 सालों से रुका हुआ था। एक बड़ा ही पॉपुलर एरिया है वहां पर, जो चाइनीज मीडिया में मुझे पता लगा, मस्क आइनक आइनक करके नाम है एरिया का, जहां पर ये पूरा कॉपर का प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। और ये जो पूरा एरिया है ये माइनिंग के लिए माना हुआ था। वहां पर बुद्धिस्ट लोगों की जितने भी टेम्पल्स थे उसके अंदर जो मूर्तियां होती थी वो भी सारी इसी कॉपर से बनाई जाती थी। अब चाइना ने बोल दिया, भाड़ में गए मंदिर, वो तो वैसे भी अपने तोड़ दिए हैं। जो मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां थी बुद्धा की, उनके गले काटकर धड़ रखा हुआ है। वैसे ही जैसे भारत में मंदिरों के नीचे का धड़ रखा होता है, ऊपर का जो गुंबज होता तोड़कर वहां पर बंदरों वाली टोपी लगा दी जाती थी। वही काम इन्होंने यहाँ पर भी अफगानिस्तान के अंदर भी किया। अब चाइना ने बोल दिया, छोड़ो परे इन मंदिरों को, इससे जो है पूरी इकोलॉजी खराब होगी, फर्क नहीं पड़ता। हम आपको हर साल के 300-400 मिलियन डॉलर हम आपको देते रहेंगे। और जो ये अनटैप्ड कॉपर डिपॉजिट्स आपके पास हैं इसको हम माइनिंग करेंगे। वहां पर रिजर्व्स कितने हैं? अरे जी, एक एस्टीमेट है कि उस एरिया के अंदर मोर देन $1 ट्रिलियन से ज्यादा के तो सिर्फ कॉपर के रिजर्व्स हैं वहां पर। लिथियम भी वहां पर पाया जा रहा है, इसकी भी अनुमान है चाइना को। और चाइना ने फ्लड गेट्स खोल दिए हैं कि हम आपको पैसे देने को तैयार हैं एडवांस में, तो आप माइनिंग के हमें परमिशन दे दीजिए। और जो ये तालिबान के लोग हैं वो भी, जैसे ही हमास के लोग वापस गए हैं अपना एजेंडा को पूरा करने के लिए, तालिबान की पूरी टीम यहाँ पहुंच गई। अब ये 2 चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी कि तालिबान को अगर पैसे मिलते हैं, क्या वेस्टर्न वर्ल्ड इतना बेवकूफ है कि इन्हें रिकॉग्नाइज ना करके इन्हें पैसे नहीं दे सकता था? दे सकते थे। लेकिन उन्हें मालूम है कि टेररिस्ट टेररिस्ट होता है, उसे जैसे ही पैसे मिलेंगे वो अपने एजेंडा के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। एजेंडा क्या है कि जहां जहां पर मुसलमानों की गवर्नमेंट नहीं है वहां पर वो अपनी गवर्नमेंट को बिठाने की कोशिश करेंगे। और चाइना ने वही काम किया, इन टेररिस्ट को पैसे देने शुरू कर दिए। वो भी कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, $1 ट्रिलियन देने को तैयार है चाइना। बदले में कॉपर लेगा, यानी कि फ्री में नहीं है। और ये $1 ट्रिलियन जब तालिबान के पास हर साल 300-400 मिलियन, 1 बिलियन आना शुरू हो जाएगा, यानी कि अगले 1000 साल तक आपके पास हर एक साल $1 बिलियन आना शुरू हो गया। आप क्या काम करेंगे? आप काम करेंगे जिहाद का। अब उस जिहाद के फॉर्मूले को पूरा करने के लिए चाइना ने एक फॉर्मूला और बना दिया। बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिर गई है,
साथ में आपने 2-3 न्यूज और सुनी होंगी। आपको हर चीज को जब जोड़ेंगे आपको पता लगेगा कि प्लान क्या है। जो भारत के बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर 600 से ज्यादा विलेजेस चाइना ने तैयार कर लिए। अब वो विलेजेस के अंदर कोई भी रहता नहीं था, और आपको मालूम है विलेजेस के अंदर किसको ठहराया गया है? ये बोलकर कि यहाँ पे तो ये विलेजर्स हजारों सालों से रह रहे हैं, ये तो चाइना का पार्ट है। यानी कि वहां पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये जगह हमें बिलोंग करती है, यहाँ पे घर पुराने थे, वहां पर जो मिलिट्री की ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं उनको बसाना शुरू कर दिया। कौन से एरियाज में? वही जो कांग्रेस के टाइम पर चाइना ने हमारे से जगह छीन ली थी, कुछ 62 में, कुछ उसके बाद जो कांग्रेस की नापुंसक वाला जो काम किया कि वो हमारे बॉर्डर में घुसते गए, हमने कुछ किया ही नहीं कि चाइना नाराज हो जाएगा। उन सारी एरियाज पे उन्होंने अपने गांव बसाने शुरू कर दिए। वही काम जैसे मोदी जी ने किया है, अब रिएक्शन मोदी जी ने देना शुरू किया कि जो हमारे बॉर्डर के स्टेट्स हैं या स्टेट्स कह दिया विलेजेस हैं, उनको हमने बोल दिया फर्स्ट विलेजेस। चाइना भी उन्हें फर्स्ट विलेजेस का नाम देता है, और वहां पे लोगों को बसा बसा कर वो इंटेलिजेंस भी गैदर कर रहा है, वो ट्रेनिंग भी दे रहा है, वो एक फ्रंट लाइन में एक लाइन खड़ी कर रहा है भारत के फौजियों के सामने। एक तो काम ये कर दिया। दूसरा, मैरीटाइम, जितने भी मैरीन के अंदर जितने भी समुद्र हैं उसके अंदर हजारों की तादाद में उन्होंने फिशिंग बोट्स को भेजना शुरू कर दिया। अब इंडियन ओशन हो, अरेबियन सी हो, हमारा वे ऑफ बंगाल हो, उसके अंदर आपको शिपिंग बोट्स दिखाई देती हैं चाइना की। उसके ऊपर आप गोली नहीं चला सकते क्योंकि वो सिविलियन बोला जाता है। लेकिन यही शिपिंग लाइंस जब वियतनाम और फिलीपींस वालों ने रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने उसके ऊपर गोलियां चलाई, फिशिंग लाइंस के ऊपर। फिशिंग लाइन वालों के पास बंदूक होती नहीं है, वो पूरे असले के साथ वहां पे गए थे, यानी कि उन्होंने समुद्र के अंदर भी हमें घेरना शुरू कर दिया, बॉर्डर पर घेरना शुरू कर दिया। उधर से हमास और तालिबान को उन्होंने तकड़ा कर दिया है, हम आपको सपोर्ट करते हैं। इनकी जो डिवीजन थी उनको खत्म कर दिया, और उन्हें तैयार किया जा रहा है एक बहुत बड़े युद्ध के लिए। युद्ध किसके साथ है ये आपको भी मालूम है। युद्ध क्यों किया जाएगा? क्योंकि किसी की तरक्की को रोकना है, और उसकी तरक्की को रोकने के लिए उन्होंने देश के अंदर भी काम शुरू कर दिया। हमारी मीडिया, हमारा ऑपोजिशन आज की डेट में क्या काम कर रहा है कि यहाँ पर आग कैसे लगाई जाए, बॉर्डर पर आग कैसे लगाई जाए, समुद्र में आग कैसे लगाई जाए, और एक्सटर्नल फोर्सेस को कैसे यूज किया जाए भारत की तरक्की को रोकने के लिए। मैंने पूरी पिक्चर आपको दिखा दी कि मुद्दा कितना बड़ा है और भारत की सरकार इसके लिए क्या कर रही है, ये आपके सामने है। तो भैया ये मुद्दा तो इतना बड़ा है कि कुछ कहने की बात नहीं, लेकिन भारत की तालिबान के अंदर एक प्रेजेंस अच्छे लेवल पर है। जहां तक हम जानते हैं अभी तालिबान के ये भारत सरकार का एक इंटरनल सोर्सेज का दावा है कि तालिबान ने असलियत में अफीम की खेती बंद कर दी, और जैसे ही वो अफीम की खेती बंद करी तो उसके लिए भारत सरकार ने उसको 200 करोड़ रुपए भी दिए। अब 200 करोड़ रुपए अच्छे खासे होते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में भारत सरकार और भी अंदर से बहुत मदद कर रही है ताकि तालिबान की सरकार जो है वो मोटिवेटेड रहे। अच्छा, इसमें एक चीज है, भारत का साथ देके तालिबान पाकिस्तान पे हमला कर रहे, जिसमें उसके अपने रीजंस भी, और चाइना का साथ देके पाकिस्तान पे हमले रोकेगा क्या? क्योंकि तालिबान जिस तरीके से है, एक सवाल, तालिबान जिस तरीके से है भैया, तालिबान के अंदर अगर हम देखें तो उसका बड़ा जो एक इशू है वो पाकिस्तान के साथ, यहां तक कि तालिबान का इशू जिहाद के साथ भी नहीं, अल कायदा का इशू जिहाद के साथ था। और तालिबान के लिए सबसे बड़ा खतरा ISKP है, जिसको हराने में भारत मदद कर रहा है। तो ऐसे में चाइना कहां खड़ा होता? अभी इसको मुद्दे को डाइसेक्ट करते हैं प्रॉपरली विद करंट इवेंट्स। पहली बात ये कि जो ये कम्युनिटी है, आपको लगता है कि जो तालिबान है वो लोग हैं जो आज वहां पे प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं? ये तो वो लोग हैं जो दुनिया की पावर्स के साथ आज नेगोशिएट करते हुए दिखाई देते हैं। दे ओनली नीड मनी टू रन देयर कंट्री। लेकिन क्या डाउन द लाइन जो उनकी फौज है, क्या वो रेडिकलाइज नहीं है? क्या वो जिहादी नहीं है? क्या वो नॉन हिंदूज को खत्म, नॉन मुसलमानों को खत्म नहीं करना चाहते? वो तो बचपन में एक ही चीज पढ़ी है कि हमारे सिवाय कोई भी दुनिया में रहना नहीं चाहिए, और चाइना को इस बात का मालूम है। और उसका उदाहरण आपको बांग्लादेश में दिखता है, जहां पर हिंदुओं के मंदिर जो बनाए गए थे, जहां पर वहां पर सालों साल फ्री में खाना खिलाया गया इन लोगों को,
जैसे ही उनको मौका मिला, पहले झटके में उन्होंने उसी मंदिरों को तोड़ा जहां पर उनको फ्री में खाना खिलाया जाता था। जब रेडिकलाइजेशन आपके दिलों में, दिमाग में हो, वो खत्म नहीं हो सकती। चाइना बड़ी खूबसूरती से इस चीज को जानता है। दूसरी बात आपने बोली कि वहां पर जो पॉपी की, जो ड्रग्स की जो खेती होती है, उसे तालिबान ने खत्म कर दिया। क्या पूरे कंट्री में खत्म कर दिया? आंसर है नहीं। और अगर उन्होंने खत्म कर दिया और भारत गवर्नमेंट उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको 200 करोड़ रुपए दे रही है, जो आदमी 200 मिलियन डॉलर, 300-500 मिलियन डॉलर साल का कमाता हो, उसे आप 200 मिलियन डॉलर बोलकर बोलिए कि आपका जो नुकसान है वो हम उसको भरने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया, साथ में थोड़ा सा गेहूं भी भेज देंगे। क्या वो बुरा हो सकता है? वो जो गैप है 500 मिलियन डॉलर या 200 मिलियन डॉलर वर्सेस 200 करोड़ रुपए, 80 टाइम का फर्क है। उसको कौन भरेगा? चाइना ने उसको भरना कोशिश करी है। तो भारत वहां पर डिप्लोमेटिकली तालिबान के साथ है, तालिबान की मदद कर रहा है कि पाकिस्तान को घेरा जाए। मैं समझता हूँ बात को, लेकिन जिस दिन वो अपना जो एरिया वो बोलता है कि खैबर पख्तूनख्वा का एरिया मुझे बिलोंग करता है, मुझे ही लेना है, मुझे ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करना है, जिस दिन वो ले लेंगे उसके बाद वो चैन से बैठ जाएंगे या कहीं और देखना शुरू करेंगे। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई फ्यूचर के लिए है। उन्होंने जब अपना इमीडिएट मुद्दा पूरा कर लिया पाकिस्तान के साथ, उसके बाद वो आगे बढ़ना शुरू होंगे, वो रुकने वाले नहीं है। और चाइना उसी चीज की प्रेपरेशन आज कर रहा है, यानी कि चाइना ने जो अगले 5-10 साल के बाद कुछ करना है, उसकी नींव उसने आज रख दी है। तो भारत डेवलपमेंट की बात करता है, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बेशक वो बांग्लादेश हो, क्या भारत ने वहां की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया? किया। 10 साल 15 साल पूरी सपोर्ट करी, कांग्रेस ने भी करी, मोदी जी ने आकर और भी ज्यादा उसको आगे ले गए। लेकिन अल्टीमेटली जब लड़ाई हुई तो क्या हुआ? हमारी ही कम्युनिटी, जिसको मैं हिंदू बोलता हूँ, उसी को आग लगाई, उनके रेप लगाए, उनके गले काटे गए, सड़कों पर लटकाया गया कि कल को भारत में भी यही काम किया जाएगा। ये रेडिकलाइज लोग जो होते हैं, ये अपना आज का फायदा देखते हैं, लेकिन कल की प्लानिंग साथ पे करते हैं। और चाइना ने उसी चीज को करते हुए हमास को रेडी कर लिया है कि पहला मुद्दा उनका है इजराइल। और जब भी आप मुस्लिम वर्ल्ड में बात करेंगे, वो हमेशा बोलते हैं इजराइल हमारा पहला दुश्मन है, हमारा पहला टारगेट है, दूसरा है कश्मीर और तीसरा है भारत। उनका चौथा कोई मकसद ही नहीं है। तो चाइना को ये जो फॉल्ट लाइंस हैं उन्हें यूज करना आता है, इसलिए उसने उनको ब्रीड करना शुरू कर दिया। ये मुद्दा इतना बड़ा है हरी जी, तभी मैं वीडियो बना रहा हूं आपके साथ, क्योंकि ये लोगों को पता होना चाहिए कि दुश्मन कौन सी प्लानिंग कर रहा है। हमारा बॉर्डर घेर लिया गया है, समुद्र को घेर लिया गया है। आपको मालूम है कि जो हमारे जो आसपास जितनी कंट्रीज हैं उसमें स्यापा पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, कोई भी कंट्री छोड़ा नहीं है। तो आप सोचिए, बताइए, देश के अंदर आग लगाने के लिए ऑपोजिशन को पैसे दे दिए, मीडिया को पैसे दिए हैं कि आपको बोलना ही नहीं है ऑपोजिशन के खिलाफ। वेस्ट बंगाल में इतना कुछ हो रहा है, आपने मीडिया में कोई आवाज देखी? और भाई यहाँ तक कि हमारा जो चीफ जस्टिस है उसने संज्ञान नहीं लिया 10 दिन के लिए। आज जाके बोला है कि 3 बेंच की सद बनेगी, एक पीठ, जिसके उधर वेस्ट बंगाल में जो लड़की का हत्या हुई है उसके ऊपर सुनवाई शुरू होगी, कल को शुरू होनी है, ट्यूसडे को। 10 दिन के बाद म्यांमार में तो जब ये मणिपुर में हुआ था, 1 घंटे बाद उन्होंने बोल दिया था मोदी गवर्नमेंट को, अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम बीच में इंटरवीन करेंगे। और यहाँ पर 10 दिन लगा दिए, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं चुप है जब भारत में कुछ चीज होती है मोदी जी के खिलाफ। और वही चीज है भारत के अंदर भी, भारत के बॉर्डर्स के ऊपर भी, समुद्र में। और अब जितने दुश्मन हैं, इसको हम मुस्लिम वर्ल्ड बोलते हैं, उन्हें भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, स्पेशली जिहादीज को। ये लड़ाई बहुत लंबी है और इसकी तैयारी इतनी पुख्ता है चाइना की, पैसे के 2 जोर पर, डिप्लोमेसी के जोर पर। हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। जीत किसी होगी ये वक्त बताएगा। आज इंटरप्रेट करना मुश्किल है कि जीत भारत की होगी जो हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, या चाइना की होगी जो वो डिप्लोमेसी कर रहा है। लेकिन षड्यंत्र सामने है। दुख की बात यह है कि हमारा मीडिया इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। तो यह बॉटम लाइन ये है जो मुझे समझ में आई कि असलियत में इजराइल से शुरू हो जाए इंडिया तक 2 बॉर्डर लाइंस है इस्लामिक वर्ल्ड के एक्सपेंशन को रोकने के लिए। एक तरफ इजराइल है जिससे लगातार लड़ाई हो रही है, उसके बाद बीच में कोई भी आपको नॉन मुस्लिम कंट्री नहीं मिलेगा, और इधर इंडिया है जिसके नीचे एक छोटा सा देश बांग्लादेश है, बाकी कोई भी, और इंडिया से ईस्ट की तरफ कोई भी कंट्री
प्रॉपरली उस लेवल पर मुस्लिम कंट्री नहीं है रेडिकलाइज जो कि होना चाहिए या जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। और यही एक बड़ा रीजन है कि इस्लामिक वर्ल्ड चाहेगा कि इन दोनों को, रेडिकल इस्लामिस्ट चाहेंगे इन दोनों को खत्म किया जाए, और चाइना चाहेगा इन दोनों को इसलिए खत्म किया जाए ताकि इजराइल गया तो मिडिल ईस्ट पर से अमेरिका गया, और इंडिया गया तो अमेरिका का स्यापा मुक गया, यानी सारी टेंशन खत्म। मैं मानता हूं हमारा यही कंक्लूडिंग रिमार्क है। आप बताइए। चाइना की दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, वो चाहता है कि रेडिकलाइज लोगों को खुश रखा जाए, ताकि उनको खुश रखने का तरीका एक ही है, इन रेडिकलाइज लोगों को युद्ध चाहिए। युद्ध का ग्राउंड उन्होंने खड़ा कर दिया। बहुत बड़ा कंट्री है भारत, अब जाइए युद्ध कीजिए, इनको तंग रखिए। एक तो ये हो गया ताकि वो शिनजियांग के एरिया में उन्हें देखें और चुप्पी साध लें, क्योंकि इन रेडिकलाइज लोगों को दो ही चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है पैसा, दूसरा होता है युद्ध, ताकि ये अपने एजेंडा को फैलाते रहें। तो उसके लिए उन्होंने इनको पैसे भी दे दिए, और रेडिकलाइज करने के लिए या उनको अपना मकसद पूरा करने के लिए एक टारगेट भी दे दिया। कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आप भारत जाइए। दूसरा मुद्दा यह है चाइना का, उसे भारत की तरक्की देखना पसंद नहीं है। चाइना के अंदर एक बात इनके दिमाग में बैठी हुई है कि फ्यूचर भारत का और चाइना का है। वो ये चीज सुनना ही नहीं चाहते कि फ्यूचर भारत का और चाइना का है, वो सुनना चाहते हैं कि फ्यूचर सिर्फ चाइना का है। यूरोप अमेरिका को ये भूल चुके हैं कि ये अमेरिका और यूरोप आर हिस्ट्री। मिडिल ईस्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि तेल की रिक्वायरमेंट ही कम होती जा रही है दुनिया के अंदर। तो चाइना को जो ये पूरा स्पेस है वो अपने हाथ में लेना है। भारत इस स्पेस को लेने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी के आने के बाद डिप्लोमेसी में आपने कभी भी सुना नहीं होगा कि शी जिनपिंग की कोई स्टेटमेंट को पूरी दुनिया में सुना गया हो या वेट की गई हो कि शी जिनपिंग क्या बोलेंगे। हमेशा ये होता है कि भारत का रुख क्या है, भारत की स्टेटमेंट क्या है, मोदी जी क्या बोलने वाले हैं, कौन सा स्टैंड लेने वाले हैं। तो ये चीज चाइना को बर्दाश्त नहीं है। ये राइज ऑफ भारत, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन भारत, ये चीजें बर्दाश्त नहीं है चाइना को। इसलिए टारगेट भारत है। उसके लिए 4 फ्रंट 10 फ्रंट एक स्ट्रेटेजी के ऊपर चाइना चलता जा रहा है। इसलिए ये सारी चीजों को एक्टिवेट भारत के खिलाफ किया जा रहा है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। और ये लड़ाई लंबी है हरि जी, मैं आपको बता सकता हूँ चाइना बहुत लंबी लड़ाई लड़ता है। वो कभी भी आज की नहीं सोचता, उसने अगले 50 साल की प्लानिंग करके बैठा है कि आगे क्या होना है। लेकिन जो हमारे सनातनी वो बोलेंगे होगा तो वही जो भगवान चाहेगा। शी जिनपिंग के चाहने से क्या होता है, आई एग्री टू दैट, बट इन डिप्लोमेसी भगवान जितना इंपॉर्टेंट है उतनी डिप्लोमेसी और प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। और शायद हमें अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है हमारे देश के खिलाफ, कौन सी डीप प्लानिंग्स हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर की जा रही है, और हम कितने सेफ हैं, और सनातनी अपने ही देश में कितने सेफ हैं। ये आप खुद इसका आंकलन आप खुद कर सकते हैं।